गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज पार्ट सेकंड, कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण भाग 2। आज हम कंपनियों के आंतरिक पुनर्निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा आंतरिक पुनर्निर्माण के प्रारूप। आंतरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत कौन कौन से प्रारूप हैं जिनके माध्यम से हम कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको आंतरिक पुनर्निर्माण और आंतरिक पुनर्निर्माण की करने की जो परिस्थितियाँ होती है उनके बारे में विस्तार से आपको बता दिया है। अब हम इसके प्रारूप के बारे में अध्ययन करेंगे और ये जो चैप्टर है वो है बीकॉम पार्ट 3 के स्टूडेंट के लिए, और इसी के साथ एमकॉम प्रीवियस एबीएसटी के जो स्टूडेंट हैं उनके एक बुक चलती है जिसका नाम है हायर अकाउंटिंग, और उसमें भी ये चैप्टर बच्चों को स्टडी के लिए सिलेबस में उपलब्ध है। तो आप उन दोनों क्लास के स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं। तो हम चलते हैं अपना। हाँ, ये देखिए, फॉर्म्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आंतरिक पुनर्निर्माण के प्रारूप, जिसमें 3 प्रकार के प्रारूप हैं जिनके माध्यम से हम कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण कर सकते हैं। नंबर 1 जो हमारा प्रारूप है वो है अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें अंश पूंजी में परिवर्तन। अंश पूंजी में परिवर्तन के द्वारा हम कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा है वो है अंश पूंजी में कमी करना, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। एंड थर्ड, कंपनी के सदस्यों, ऋण पत्रधारियों व लेनदारों के साथ अनुविन्यास की योजना, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट विथ मेंबर्स, डिवेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनीज। के 3 जो प्रारूप हैं जिनके माध्यम से हम आंतरिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया कर सकते हैं। अब आज हम 2 प्रकार के जो प्रारूप हैं उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। अंश पूंजी में परिवर्तन। अब स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि अंश पूंजी में परिवर्तन किस प्रकार हम कर सकते हैं, और अंश पूंजी में परिवर्तन करने के लिए हमें कौन कौन सी शर्तें हैं जिनको मानना ज़रूरी होता है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की बात करें तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 61 में लिखा हुआ है कि एक अंशों द्वारा सीमित कंपनी अपने सीमा पार्षद अंतर्नियम में अगर उसको अनुमति देते हैं तो वह अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए कंपनी को उसकी साधारण जो सभा होती है उसमें इस आशय का एक प्रस्ताव पास करना होता है, और उसके बाद में कंपनी अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है। अंश पूंजी में परिवर्तन 2 प्रकार से कर सकते हैं। नए अंशों के निर्गमन द्वारा अंश पूंजी को बढ़ाना। एक तरीका ये है कि हम नए अंश जारी करें और उनके द्वारा अंश पूंजी को बढ़ा सकते हैं। द इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स। जब कंपनी को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है तो नए अंशों के निर्गमन करके, नए अंशों को जारी करके वह पूंजी को प्राप्त कर अपनी पूंजी बढ़ा सकती है।
इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि यदि कंपनी ने जो अधिकृत पूंजी है उस कंपनी ने अधिकृत पूंजी में कुछ अंश है वो अभी तक जारी नहीं किए हैं, तो जो अंश जारी नहीं किए हैं उन अंशों को जारी कर अपनी पूंजी को बढ़ा सकती है। यदि कंपनी ने अधिकृत पूंजी को संपूर्ण पूंजी है वो जारी कर दी, तो हम अंशों को नए अंश जो निर्गमित करके पूंजी को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए धारा जो 6(2) है उसमें लिखा हुआ है कि अधिकृत अंश पूंजी को बढ़ाने के लिए कंपनी के पार्षद सीमाने में आवश्यक परिवर्तन करना होगा। कंपनी अधिनियम 2013 है उसमें धारा है 6(2) जिसमें ये लिखा हुआ है कि कंपनी अपनी अधिकृत पूंजी को बढ़ाना चाहती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि कंपनी पार्षद सीमाने में आवश्यक परिवर्तन करे और तथा इसके साथ साथ प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी बोलते हैं, की अनुमति भी लेनी जरूरी होगी। इसी के साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 6(4) 64 में भी अधिकृत अंश पूंजी को बढ़ाने के संबंध में एक बात लिखी हुई है कि इसके संबंध में हमें कोई लेखा प्रविष्टि आपको, कोई जनरल प्रविष्टि आपको नहीं करनी। ये बात लिखी हुई है धारा 64 में, और वो धारा है कंपनी अधिनियम 2013 की। अगर हम अपनी अधिकृत पूंजी को बढ़ाते हैं तो इसके संबंध में कोई प्रविष्टि आपको नहीं की है, परंतु नए अंशों के संबंध में आपको उसी प्रकार से जनरल प्रविष्टि करनी होगी जिस प्रकार से हम नए अंशों के संबंध में सामान्यतः जनरल प्रविष्टियाँ करते हैं। और जनरल प्रविष्टि क्या करते हैं ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जब हमें मार्केट में शेयर जारी करते हैं और वापस हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड होती हैं, तो हम जनरल प्रविष्टि करते हैं बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये हमें जनरल प्रविष्टि करनी होती है सामान्यतः जब नए अंशों को हम निर्गमित करते हैं, और एप्लीकेशन के माध्यम से जो अमाउंट में प्राप्त होता है उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इसकी हमें जनरल प्रविष्टि क्या करनी होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। सिंपल एंट्री है, ये एंट्री हम सामान्यतः करते हैं नए अंशों के निर्गमन पर। तो कोई कंपनी अंश पूंजी में परिवर्तन करता है उसके लिए और नए अंश जारी करते हैं तो ये प्रविष्टि आपको करनी होगी। इसी के साथ दूसरा तरीका हमारे पास है, वो है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, अंशों का समेकन। ये बहुत कंपनियां हैं वो इस प्रोसेस को कई बार अपनाती रहती है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब कोई कंपनी है वो कम मूल्य वाले जो शेयर हैं कंपनी के पास, उन शेयर को वो क्या करती है, अधिक मूल्य वाले अंशों में परिवर्तन कर सकती है या अंशों को बदल सकती है। तो इस जो प्रक्रिया है इसको हम अंशों का समेकन कहते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। और अंशों के समेकन से जो कंपनी की कुल पूंजी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु जो अंशों की संख्या है वो कम हो जाती है। जैसे पहले अंश ज़्यादा थे तो अब अंश कम हो जाएंगे। इस बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, एक कंपनी है और उसके पास 20 रुपये वाले 50,000 शेयर हैं। 20 रुपये का एक शेयर है और टोटल शेयर है उसके पास 50,000। ये अंश उसने पहले से निर्गमित किए हुए, और अब ये कंपनी चाहती है कि वो 100 रुपये का एक शेयर कर दे। वो क्या चाहती है, कुछ 20 रुपये वाला जो शेयर है उसको 100 रुपये में परिवर्तन कर दे। तो इसका आशय क्या होगा कि 20 रुपये के 5 जो शेयर है वो कितने हो जाएंगे, 100 रुपीज़ का 1 शेयर, 100 रुपये का एक शेयर हो जाएगा। 5 के बदले अब कितने दिए जाएंगे, एक शेयर आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार
जो 50,000 की अथोराइज जो कैपिटल आपकी थी वो कैपिटल कितनी हो जाएगी आपकी 10,000 कैपिटल हो जाएगी। तो इस प्रकार हम हिस्सों के समेकन के माध्यम से भी आंतरिक पुनर्निर्माण कर सकते हैं। और इसकी पुष्टि हम क्या करेंगे, हिस्सों के समेकन के संबंध में हमें एक जनरल पुष्टि करनी होती है और उस पुष्टि को मैं आपको बताता हूँ। हम लिखेंगे RS डैश शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू RS शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जो डैश है उसमें क्या लिखना है, फर्स्ट जो हमने क्या किया था RS डैश शेयर कैपिटल अकाउंट DR, वहाँ पर आपको जो पहले जो मूल्य था उसको लिखना। जैसे पिछले जो उदाहरण था उसमें कितना था 20 रुपीज़ आपका पहले का ओल्ड वैल्यू है, तो उसको ओल्ड वैल्यू को वहाँ पर रखना है। और 2 में आपको रखना है न्यू वैल्यू आपकी शेयर की कितनी है 100 रुपीज़, तो 100 टू 100 रुपीज़ इक्विटी शेयर कैपिटल। इस प्रकार हम जनरल पुष्टि के माध्यम से अंशों का समेकन कर सकते हैं। तो आज हम 2 प्रकार की ही जो मेथड है या प्रारूप है उनका अध्ययन किया है। आगे का तीसरी वाला जो पार्ट है उसका अध्ययन हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे। तो आप सभी को जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसकी जानकारी होनी चाहिए और उस केस में अंशों में परिवर्तन के संबंध में जो धाराएं हैं नियम हैं उनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, ताकि जब क्वेश्चन को कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इससे संबंधित जनरल पुष्टि भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन हल करेंगे उसमें जनरल पुष्टि आपको करनी होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तक ये कोरोना काल चल रहा है तब तक आप घर पे रह के ही स्टडी करेंगे तो आप सबके लिए अच्छा रहेगा। तो आप सब घर पे रह के ही स्टडी करें। धन्यवाद।